हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास 7th में दो चैप्टर और करे थे, जिसमें हमने पहले चैप्टर में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, मतलब इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, उसमें हमने सेकंड चैप्टर में हमने जो हमारी अलग अलग लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सब में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हमने इन सब लेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर से रिलेटेड ही चीजें, लेकिन अब हम इंटीरियर न होकर आउट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इंटीरियर भी होगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब आपने देखे होंगे, हमने माउंटेन्स हर जगह देखे हैं। ठीक है, माउंटेन्स कई जगह देखे हैं, लेकिन ये माउंटेन्स बने कैसे, किस तरीके से लैंडफॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से हमारे लैंड फॉर्म होते हैं, तो इसी सब चीजों को हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारी चैप्टर नंबर 3 की आर चेंजिंग अर्थ। चलिए, The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates। ठीक है, देखिए पहली लाइन में उन्होंने लिखा है। अब ये जो हमारी लिथोस्फीयर मतलब ये जो हमारा पूरा का पूरा सॉइल वाला एरिया है जिसपे आज हम खड़े हैं, ये क्या है, ये अंदर जाकर कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा, ये जो हमारा लिथोस्फीयर है पूरा, ये कैसे में डिवाइडेड है, ये हमारा इसके अंदर हमें कुछ आपने सुना होगा कि हाँ, आपने हो सकता है अपने घर वगैरह में भी सुना हो, हमारी जो ये हमारी ये जो सॉइल है, ये जो हमारी अर्थ है, इसके अंदर क्या होती है, कई सारी कुछ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये प्लेट्स क्या कहती हैं, ये प्लेट्स क्या करती हैं, इन प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, You will be surprised to know that these blades move around very slowly। अब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे ये जानकर कि ये जो आप प्लेट्स अभी पढ़ रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये क्या करती हैं, थोड़े थोड़े बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम में बहुत धीरे चलती रहती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स एट ईच ईयर। ये क्या करती हैं, ये कुछ मिलीमीटर हर साल आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, कभी कोई किधर जा रही है, कभी कोई किधर जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड दैट। अब ये क्यों मूव करती हैं, इसका भी एक रीजन है। ये इसलिए मूव करती हैं क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर मॉल्टेन मैग्मा प्रेजेंट है। क्या है मॉल्टेन मैग्मा, जब हमारे वोल्केनो इरप्ट होते हैं तब भी तो मॉल्टेन मैग्मा ही बाहर आता है। तो ये उस मॉल्टेन मैग्मा की वजह से ही उसी पे क्या करती रहती हैं, प्लेट्स होती हैं हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स, उसी के ऊपर मूव करती रहती हैं। द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन फिगर इन दिस एक्टिविटी। देखिए आपको, अब ये जो हमारा मॉल्टेन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, ये क्या करता है, ये सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है, मतलब गोल गोल घूमता रहता है, जैसे कि आपको इस एक्टिविटी में दिखाया है। ठीक है, इस एक्टिविटी को भी अभी पढ़ेंगे, पहले ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो मूवमेंट होते हैं इन प्लेट्स पर की, इन प्लेट्स की वजह से जो इन पर जो मूवमेंट्स होते हैं इन प्लेट्स के, वो क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ के सरफेस पर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार माउंटेन बन जाते हैं, कई बार प्लेट्यू वगैरह अचानक से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों होते हैं, ये हमारी इन्हीं के मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। कई बार क्या होता है, जब ये हमारी जो प्लेट्स होती हैं, जब ये एक दूसरे टकरा जाती हैं, या फिर बहुत तेजी से आती हुई प्लेट एक दूसरे टकरा जाती है, तो बहुत तेजी से वाइब्रेशंस कॉज होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ का सरफेस क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them। ठीक है, अब ये जो अर्थ के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ये डिवाइड किस बेसिस पे किए जाते हैं, ये उन फोर्सेस पर डिवाइड किए जाते हैं, उन फोर्सेस के बेसिस पर जो उन्हें कॉज करते हैं। The forces which act in interior of the earth are called एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, उन वो फोर्सेस जो आपके अर्थ के अंदर से लगते हैं और आपके अर्थ के सरफेस में कुछ चेंजेस लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द, जो ऊपर से वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कुछ ऐसे फोर्सेस जो हमारी अर्थ के इंटीरियर में से लगते हैं। कैसे लगते हैं, हमारी अर्थ के इंटीरियर से, मतलब हमारी अर्थ के अंदर से वो फोर्सेस आते हैं और हमारी अर्थ के सरफेस में वो चेंजेस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये आपकी मेन डेफिनेशंस हैं। और
जो फोर्सेज हमारी अर्थ के ऊपर सरफेस से डायरेक्ट लगते हैं उन फोर्सेज को हम एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अर्थ मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अर्थ मूवमेंट्स आपके एंडोजेनिक फोर्सेज हो और एक एक्सोजेनिक फोर्सेज हो। ठीक है, सडन फोर्सेज में हमारे एंडोजेनिक जो हमारी अर्थ के अंदर से लगते हैं, तो उनमें सडन फोर्स में जो अचानक से बहुत ज्यादा तबाही ला देती है वो अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। और अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेज में थोड़ा धीरे वाली बात करें, ठीक है, डायस्ट्रिक फोर्स। ठीक है, सो ठीक है, अगर हम डिजास्टरिक फोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारे बिल्डिंग माउंटेन्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बन जाते हैं बड़े बड़े, तो माउंटेन्स भी हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बन जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे बिल्डिंग माउंटेन्स आ गए जो हमारे किस में आते हैं, डिजास्ट्रोफिक। ठीक है, जो हमारे आ जाते हैं डिजास्टरिक फोर्सेज में। और दूसरे हमारे हो जाते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज में क्या होता है, ये हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल की वजह से मीन बनते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक जो हमारी अर्थ के बाहर से लगते हैं उनमें हमारे रिवर, उनके जो कॉज होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर की वजह से हमारे लैंडफॉर्म से बन जाते हैं, कई बार विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा ये वाला टॉपिक एक्सोजेनिक फोर्सेज वाला, इसे भी हम अब जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब ये धीरे कर समझेंगे। ठीक है, एक ये हमारी एक्टिविटी थी, पहले इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। टेक स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, अब आप एक स्मॉल कलर्ड पेपर लीजिए, पेपर पैलेट। ठीक है, और उसे एक बीकर में डालिए हाफ फिल्ड विद वाटर, जो आधा पानी से भरा हुआ। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। अब आप उस बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखिए और उसे हीट करना शुरू कीजिए। As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layers of water. आप ये देखेंगे, ये जो हमने पेपर पैलेट डाला है, ये जिस तरीके से आपकी जो एयर है ये गर्म होगी, आपका जो वाटर है, जब आपका गर्म होगा तो पेपर पैलेट भी उसके साथ मूव करेगा। आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो हमारा हॉट वाटर और एयर होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, वो ऊपर की साइड मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो ऊपर की साइड मूव करते हैं। तो जब ये ऊपर की साइड मूव करेंगे तो इसके साथ आपका पेपर का जो पैलेट है ये भी आपको ऊपर की साइड मूव करेगा, और साइड में से जब हमारा कूलर वाटर, ठीक है, यहाँ से जब नीचे पहुंचेगा, ठीक है, तो ये जो आपका पेपर का पैलेट है फिर ये कूल लेयर्स ऑफ वाटर के साथ नीचे आएगा। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सिमिलर मैनर। और इसी तरीके से आपका मोल्टेन मैग्मा जो होता है हमारी अर्थ के अंदर, ये भी सिमिलर मैनर में ऊपर नीचे जाता रहता है। ठीक है, बीच में से ऊपर जाएगा फिर साइड में से नीचे आता है। चलिए, सो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। ठीक है, ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं कई बार क्या करते हैं, कई बार सडन मूवमेंट्स भी दे देते हैं। ठीक है, सडन मूवमेंट्स अभी हमने अर्थ को एक वोल्केनो लैंडस्लाइड पढ़ा था। ठीक है, और कई बार बहुत स्लो स्लो मूवमेंट्स भी इसमें होते हैं, जैसे कि सडन मूवमेंट्स हमारे अर्थक्वेक और वोल्केनोज आ गए जो बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन कर देते हैं हमारी सरफेस के ऊपर अर्थ के। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से कितना बर्बादी हो जाती है, कितनी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, वोल्केनोज की वजह से कितना हमारी कितनी चीजें खराब हो जाती हैं, कितनी जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सडन मूवमेंट्स में आते हैं। बाकी हमारे डियास्ट्रोफिक फोर्सेज में आते हैं जिसमें हमारे बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह बन जाती हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं हमारे अर्थ के ऊपर चेंजेस की वजह से। ठीक है, अब आता है हमारा वोल्केनो। सो वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू द विच वोल्टेन मैग्मा मटेरियल इरप्ट्स सडनली। ठीक है, वोल्केनो क्या है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वोल्केनो आपका एक वेंट है, मतलब एक ओपनिंग है। ठीक है, एक ओपनिंग है जो क्या करती है, जिससे हमारी अर्थ क्रस्ट कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में से निकलती है और उसमें से हमारा मोल्टेन मैग्मा हमारी अर्थ के अंदर से बाहर आता है। कहां से बाहर आता है, हमारी अर्थ के बहुत अंदर से, क्रस्ट और मेंटल से बाहर आता है। ये क्या है, वोल्केनो एक ऐसी ओपनिंग होती है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है 3.2 ए वोल्केनो में। ये हमारी अर्थ क्रस्ट और मेंटल वगैरह हो गई, यहाँ से हमारा वोल्केनो में जो होता है ये हमारा वोल्केनो होता है और यहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है। यहाँ से क्या होता है, हमारा मोल्टेन मैग्मा जो होता है हमारी अर्थ के बाहर आता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates। और इसी तरीके से जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं
उसी तरीके से हमारा जो अर्थ होती है, हमारा सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो भी वाइब्रेट करता है। दीज वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन होती है इतनी पावरफुल होती है, ये हमारी पूरी अर्थ का चक्कर भी लगा के आ सकती हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और ये भी हमारे एक ऐसा डिजास्टर होता है जो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो हमारा सरफेस होता है अर्थ का वो वाइब्रेट करता है, और जब ये वाइब्रेशन हमारी अर्थ क्रस्ट तक पहुंचती हैं तो ये वाइब्रेशन हमारे पूरे अर्थ का जो सरफेस होता है उस पर इतना, हाँ, इतना ज्यादा पावरफुल मूवमेंट कर देती है उस वाइब्रेशन की वजह से, जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ को कॉज होते हैं। ठीक है, और वो अर्थ को क्या होते हैं, एक सडन मूवमेंट जिसमें हमारी अर्थ बहुत तेजी से हिलती है उन वाइब्रेशंस की वजह से, और बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, अब एक ऐसा प्लेस क्रस्ट में जहां पे ये जो मूवमेंट होता है अर्थक्वेक का, ये स्टार्ट होता है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन विच द सरफेस द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और वो सरफेस जो फोकस के जस्ट ऊपर होता है, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया होता है, जो उसके जस्ट ऊपर होता है, उस फोकस के जहां पे अर्थक्वेक आया उसके जस्ट ऊपर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू आउट वर्ल्ड फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स। ठीक है, अभी जो एपिसेंटर होता है, जो हमारी फोकस के सबसे ऊपर वाला वो होता है, फोकस के सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहां से क्या होता है, वहां से जब हमारी वाइब्रेशन ट्रेवल होती हैं तो वो ट्रेवल किस फॉर्म में होती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है वो वाइब्रेशंस। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्टैंड ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और ये जो सबसे ज्यादा डैमेज कहां पे होता है, एपिसेंटर के पास होता है, जहां पे हमारा एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर के जस्ट ऊपर और एपिसेंटर के आसपास बिल्कुल। और जितना हम एपिसेंटर से दूर चले आते हैं उतना ही वो जो मूवमेंट होता है, मतलब उतना ही वो जो डैमेज होता है वो कम होता रहता है, क्योंकि अर्थक्वेक भी उसी के साथ हमारा कम होता रहता है। देखिए, आपको फिगर 3.3 ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक में दिखाया है। ये हमारे जैसे कि फोकस है, यहाँ पे हमारी दो प्लेट्स टकराई। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो प्लेट्स टकराएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बहुत तेजी से वाइब्रेशन फॉर्म हुई। जब वाइब्रेशन फॉर्म हुई तो ये देखिए आपको वाइब्रेशन दिखाएंगे। ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर वाला ये वाला ये क्या है, ये हमारा एपिसेंटर है, और इसके आसपास का जितना एरिया देखिए, इतना एरिया हमारा अफेक्ट होगा, और बाकी सब एरिया के साथ क्या हुआ, बाकी सब एरिया हमारा, जो हमारा जितना हम दूर जाते रहे इस फोकस से, एपिसेंटर से, उतना ही बाकी सब एरिया हमारा सही होता गया। ठीक है, वहां पर डैमेज कम से कम हुआ। देखिए, आपको इस वर्ल्ड ओरिजिन दिखाया है, ये जो हमारा एंडोजेनिक वर्ल्ड है, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, और एक्सो मतलब आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, सो इनसाइड जो हमारे जो एंडोजेनिक का यहाँ पे आपको मीनिंग दिखाया गया है, तो हमारा जो एंडोजेनिक वर्ल्ड है वो दो वर्ल्ड से मिलकर बना है, एंडोजेनिक, एंडो और जेनिक, और जो हमारा एक्सोजेनिक वर्ल्ड है वो एक्सो और जेनिक से मिलकर बना है, जिसमें हमारे जेनिक का मतलब है ओरिजिन, और एंडो का मतलब इनसाइड, और एक्सो का मतलब आउटसाइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी और दी है। टेक ए कंटेनर एंड फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद द लिड। अब आप एक कंटेनर लीजिए, उसे पानी से भर दीजिए और उसकी लिड बंद कर दीजिए। पुट द वाटर टू बॉईल, अब आप उसे फिर से गर्म होने के लिए रख दीजिए। नाउ पुट सम पीज, स्पून एंड ब्रेड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, अब आप उस लिड के ऊपर कुछ पीस रख दीजिए, स्पून रख दीजिए, और बीट्स रख दीजिए उस लिड के ऊपर। व्हाट डिड यू नोटिस, अब आपने क्या नोटिस किया, as the water boils the lid begins to shake, जब वो आपका वाटर बॉईल होगा तो जो आपने उसके ऊपर लिड रखी थी वो शेक होने लग जाएगी। the things which you have put on the lid also vibrate, और जो थिंग्स आपने उसके ऊपर रखी वो भी वाइब्रेट करेंगी। the beads roll down and the spoon vibrates to make a sound, और जो आपकी बीड्स वगैरह होंगी वो क्या पता नीचे डाउन होकर गिर जाए, और जो आपकी स्पून है वो भी वाइब्रेट होने लगे और साउंड क्रिएट करने लगे। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स। ठीक है, और यह आपको एक एग्जांपल दिखाया, जिस तरीके से आपने उस कंटेनर को गर्म होने के लिए उसमें पानी रखा, तो जिस तरीके से उसके ऊपर की लेट शेक हो रही थी, उसके ऊपर के सामान ऊपर नीचे गिर रहे थे, उसी की तरह हमारी अर्थ होती है, जिसमें हमारे ऊपर जो हमारी अर्थ के सरफेस पर कई चीजें क्या होती हैं,
ऊपर नीचे होने की वजह से टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं और हमारी अर्थ बहुत तेज तेज वाइब्रेट होने लगती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिखा बताया गया डू यू नो बॉक्स में, इसे भी पढ़ लेते हैं इस ब्लू बॉक्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, मेनली यहाँ पे हमारी कितने टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स होती है? 3 टाइप्स की। एक होती है हमारी पी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन सी? पी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दूसरी हमारी होती है एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी? एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है पेपर में। ठीक है, इसे अंडरलाइन करिए। ओके, और एक आपकी होती है एल वेव्स और सरफेस वेव्स। तीसरी वेव्स को हम क्या कहते हैं? एल वेव्स या फिर सरफेस वेव्स। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। आप इन अलग अलग वेव्स की प्रॉपर्टीज ढूंढने की कोशिश कीजिएगा अपने घर पर एनसाइक्लोपीडिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑल थॉट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, अब ये जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते कि कब हो जाए हमारे अर्थक्वेक्स। ये Thus, the impact can certainly be minimized if we prepared beforehand. लेकिन हाँ, हम इसके इम्पैक्ट को, जो नुकसान होगा, हम उसे कम कर सकते हैं अगर हम पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहें। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get aggravated. Snakes कम टू द सरफेस। ठीक है, अब कुछ कॉमन अर्थक्वेक के हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो पीपल लोकली कर लेते हैं। ठीक है, कई बार एनिमल बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं जब अर्थक्वेक आने से पहले। कई बार एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, आपने सुना भी होगा, एनिमल्स को बहुत पहले ही पता चल जाता है, तो लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कई बार एनिमल के बिहेवियर को देखकर जब जो फिश होते हैं पॉन्ड से वो एगिटेटेड होने लगे, ठीक है, एजिटेटेड, या फिर स्नेक्स जो हैं वो हमारे सरफेस पर आकर बाहर आके अचानक से आने लगे। ठीक है, और ये आपको देखिए डिस्ट्रक्शन दिखाया है इस इमेज में, किस तरीके से एक अर्थक्वेक की वजह से गुजरात में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये अर्थक्वेक के ऊपर एक छोटी सी केस स्टडी। ठीक है, अर्थक्वेक की केस स्टडी, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक हिट्सबुश। ठीक है, ये अर्थक्वेक के बारे में है जब ये बुश की जगह की है। ए मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 on रिचर स्केल हिट बुश टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। ठीक है, 2001 की बात है जब एक बहुत ही हार्मफुल, मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हमारा 6.9 मेजर करते हुए रिचर स्केल पर किसे हिट किया था? बुश टाउन को हिट किया था 26 जनवरी को 2001 पर। ठीक है, स्कूल वाज अफेक्टेड, at least 971 students, 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. स्कूल की वगैरह की बिल्डिंग्स गिरने की वजह से 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स मिनिमम बता रहे हैं आपको, एटलीस्ट इतने टीचर्स और इतने स्टूडेंट्स क्या हो गए? हमारे डाइट हो गए। ठीक है, और कई सिटी में फायर लग गई, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड, चारकोल कुकर्स ओवर टेंट। जब अर्थक्वेक आया तो सारे के सारे चारकोल्स के जो कुकर्स वगैरह थे वो सब ओवर टेंट वगैरह हो गए, तो उससे हजारों जगह फायर लग गई। एनर्जी डिक्लेयर्ड एज ए क्वेक जोन। और इस चक्कर में क्या हुआ, जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वहां पे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी वो जगह पर वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली इस केस स्टडी से ये बताने की कोशिश की है कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा आपका डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से एक एक्टिविटी दी है, read the earthquake case study given in the form of headlines that appeared in the newspapers after the quake। ठीक है, अब आप इस earthquake की केस स्टडी सब ने अभी भी पढ़ा, इन्होंने इसी पढ़ने के लिए कहा है, और इन्होंने कहा है इन इवेंट्स को आप राइट सीक्वेंस में अरेंज कीजिए इनके हैपनिंग से। इमेजिन इफ ए क्विक सडनली स्ट्रोक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो टू सेफ फॉर योर सेफ्टी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, अब आप मान लीजिए आपके स्कूल वगैरह में अचानक से अर्थक्वेक आ जाए आपके स्कूल के आसपास एरिया में, तब आप क्या करने के लिए सोचेंगे, आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस में बताए गए हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए, से भी पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है,
वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अब आप कहाँ शेल्टर लें, कहाँ पे बचकर रहे अर्थक्वेक के समय। सेफ स्पॉट होना चाहिए, अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट ए एंड टेबल कॉर्नर और वॉल, आप कहाँ रह सकते हैं, आप किचन काउंटर वगैरह में जा सकते हैं, टेबल पे, डेस्क पे, या फिर किसी भी एक इनसाइड कॉर्नर पे वॉल्स के साइड में आप बिल्कुल खड़ा हो सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल आपका टिकाऊ एरिया हो, वहां पे मतलब सही एरिया हो, ठीक है। Stay away from fireplaces, areas around chimneys, windows या shutter including mirrors and picture frames, ठीक है, आप ऐसे एरिया से दूर रहिए जहां पर फायर हो सकती हो, चिमनीज से, विंडोज से, और आपके ऐसे एरिया से भी जहां पे आपके मिरर्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह के फ्रेम हो, और प्रिपेयर रहिए पहले से, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंट हो, हर डिजास्टर को आप कॉन्फिडेंटली फेस करें, तो आपको आपके सेफ रहने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको डू यू नो बॉक्स एक और दिया है ब्लू बॉक्स, इसी भी फैक्ट को पढ़ लेते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड सेismograph, ठीक है, ये जो हमारा अर्थक्वेक होता है हम इसे किस चीज की मदद से मेजर करते हैं, हम इसे मेजर करते हैं एक मशीन की मदद से जिसे हम क्या कहते हैं, सेismograph, ठीक है। The magnitude of earthquake is measured on the Richter scale, अब ये जो आपका मैग्नीट्यूड होता है इसका अर्थक्वेक का, इसे हम किस पे मेजर करते हैं, रिचर स्केल पर मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल, ठीक है, अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो जो आपका रिचर स्केल पर 2.0 मेजर हुआ हो, ठीक है, या फिर उससे भी कम हो, वो आपको बहुत हल्का फुल्का ही महसूस हो पाता है, ज्यादा फील नहीं होता, बहुत ही हल्का सा होता है वो। लेकिन एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, लेकिन अगर आपका अर्थक्वेक 5.0 रिचर स्केल से ज्यादा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके जो आसपास की एरिया है वो ज्यादा सेफ नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी चीज को गिनने के लिए कॉज कर सकता है और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, जो 6.0 उससे भी हायर मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो कॉज कर देता है, और जो 7.0 होता है वो तो सबसे ज्यादा मेजर अर्थक्वेक माना जाता है, जो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देता है। और अगर हम टोटल मिलाकर बात करें तो आप अपने रिचर स्केल पर 9.0 तक मेजर कर सकते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अगर हम बात करें टोटल मिलाकर रिचर स्केल पर आपका हाईएस्ट जो होता है अर्थक्वेक वो 9.0 मैग्नीट्यूड वाला होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, उससे बचना इतना आसान नहीं रहता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। अब आती है हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस, इस मेजर लैंडफॉर्म्स में हम मेनली एक्सोजेनिक के बारे में पढ़ेंगे। सो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली बॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। अब ये हमारा जो लैंडस्केप है, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा फर्श जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये कंटिन्यूअसली हमारा कहाँ जाता आ रहा है, कंटिन्यूअसली हमारा बहता आ रहा है कहीं और, किसकी वजह से, ओनली दो प्रोसेस की वजह से, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। सो व्हाट इज वेदरिंग और इरोजन? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। देखिए वेदरिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा तरीके से समझाता हूँ। वेदरिंग क्या होती है, जैसे कि देखिए आपकी अर्थ पर, आपने देखा होगा हमारी अर्थ पर कई सारे पत्थर आपने देखे होंगे, ठीक है, वो आपने पत्थर देखे होंगे, रॉक्स देखी होंगी, है ना, तो वो रॉक्स धीरे धीरे करके टूटती हैं, सॉइल में बदल जाती हैं, ठीक है, और जब वो रॉक्स टूट के सॉइल वगैरह में बदल जाती हैं तो वो क्या हो गई, वो तो रॉक्स खत्म हो गई। इसी तरीके से अगर हम इरोजन की बात करें, ठीक है, इरोजन क्या होता है, जब आपने कभी देखा हो तो, जैसे आपने किसी रिवर के साइड वाइड में देखा हो, तो जैसे ही रिवर का पानी सॉइल तक पहुंचता है, तो रिवर का पानी जो होता है वो सॉइल को भी अपने साथ ले जाता है, तब क्या हुआ, हमारा सॉइल उसके साथ बह के चला गया, लेकिन वहां तो सॉइल कम पड़ गया, वहां से सॉइल हट गया, तो या इस चीज को हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब ये विंड से भी हो सकता है आपका, ठीक है, वाटर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है, आप जैसे आपने डेजर्ट वगैरह में मेनली होती है, ठीक है, अब आपने देखा कि कोई बहुत ज्यादा सैंडी वाला सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल क्योंकि सब बहुत जल्दी उठता है, ठीक है, तो सैंडी सॉइल आपने कहीं देखा, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, वहां पर अचानक से बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई, अब हवा से सारा का सारा जो नीचे की सॉइल था, वो सॉइल भी उड़ता उड़ता कहीं आगे की साइड जा रहा है, ठीक है, सॉइल भी हवा के साथ उड़ रहा है,
तो यहाँ पे हमारी ये प्रोसेस भी हमारी इरोजन के अंदर आती है, इस तरीके से हमारा सॉइल में लॉस होता रहता है। The eroded material is carried away of transported by water, wind और etc. ठीक है, अब ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो हमारा सॉइल होता है, ये कहीं ना कहीं और चला जाता है, और किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, किसी और चीज की मदद से, एंड इवेंचुअली डिपोजिट, और कहीं जाकर जब वहां पे वो चीज रुकती है, जहां पे आपकी विंड रुकती है या फिर वाटर रुकता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो सॉइल आपका डिपोजिट हो जाता है। This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of अर्थ। और ये जो प्रोसेस बार बार इरोजन डिपोजिशन की होती रहती है कि एक जगह से आपको सॉइल उड़ के दूसरी जगह पहुंच गया, वहां पर डिपोजिट होने लगा, तो जब वो धीरे करके डिपोजिट होगा तो थोड़े टाइम बाद वो एक बड़ा सा लैंडफॉर्म भी बना देगा। आप खुद बताइए, आपने पहले एक जगह से मिट्टी उठाई और दूसरी जगह डालने रख दी, दूसरी जगह आप डालते जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगह जब आपने डालते गए तो थोड़ी देर बाद ही वहां पे आपका जो सॉइल था वो ज्यादा हो जाएगा और एक लैंडफॉर्म जैसा रूप ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ ए रिवर, किस तरीके से रिवर की मदद से हमारे ये मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये डू यू नो बॉक्स फैक्ट बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे हजारों छोटे छोटे से और बड़े बड़े, कुछ बड़े भी हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे से वाटरफॉल्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ठीक है, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे है, आपके एंजल में है, एंजल, ठीक है, कौन सा है, एंजल फॉल्स। ठीक है, कहाँ पे है वो, आपके वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, अगर हम और वाटरफॉल्स की बात करें तो आपका कि नियाग्रा फॉल्स हो गया, ठीक है, वो कहाँ पे आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर पड़ता है। इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में बात करें, ठीक है, ये जो आपका कनाडा और यूएसए में है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो आपका नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे, आपका यूएसए में और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और अगर हम विक्टोरिया फॉल्स भी है ऐसी, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पड़ता है, जम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका के बीच में। ठीक है, वहां पे पड़ता है, उनके बॉर्डर्स में। ठीक है, ये भी आपका पूरा इंपॉर्टेंट था, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं बन बन के कि नियाग्रा फॉल्स आपका कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है, एंजल फॉल्स हो गया, तो ये सब आपको एक बार पढ़ लेने। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्क ऑफ ए रिवर, अब किस तरीके से रिवर की वजह से डिपोजिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म्स होता है। ठीक है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो रनिंग वाटर होता है कहाँ पे, रिवर में, वो क्या करता है, वो हमारे लैंडस्केप को इरोड करता रहता है, मतलब उसे अपने साथ बहाता रहता है। ठीक है, अब आप खुद बताइए, जब आपने एक जगह आपकी रिवर बह रही है तो उसके नीचे जो सॉइल है क्या वो उसके साथ नहीं बहेगा। जब आप पानी वगैरह कहीं डालते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी तो आपकी पानी में मिक्स होकर कहीं आगे चली जाती है। तो इसी तरीके से रिवर भी क्या करती है, रिवर भी अपने पानी के साथ सॉइल को आगे बहाती रहती है। ठीक है, क्या करती रहती है, आगे बहाती रहती है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley, it forms a waterfall। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जब हमारा ये जो रनिंग वाटर होता है, ये जो रिवर होती है किसी ऐसे स्टीप एंगल पे आती है, स्टीप मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल जो 90 डिग्री का सा हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो जब वो किसी ऐसी रीप आ जाती है स्टीप एंगल पे, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स पे और एक स्टीप वैली पे जो नीचे की साइड जाती हो, तो वो तब क्या बन जाता है, हमारी रिवर से एक वाटरफॉल बन जाता है। ठीक है, इसी तो कहते हैं वाटरफॉल, जैसे आपको 5.2 में दिखाया गया है, फिगर 5.4 सॉरी 3.4 में। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो इस वाली जब हमारी ये जो रिवर होती है, ये इस तरीके एक एंगल बनाती है और ऊपर से पानी गिरता है, तो हम इसे वाटरफॉल कहते हैं। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders। ठीक है, अब जिस तरीके से धीरे करके ये जो रिवर होती है हमारे प्लेन में एंटर करती है, मतलब प्लेन मतलब बिल्कुल सीधे एरिया में, ठीक है, वहां पे एंटर करती है, तो वहां पे ट्विस्ट होने लग जाती है, टेढ़ी मेढ़ी चलने लग जाती है और घूमने लग जाती है। ठीक है, और एक लार्ज लार्ज से बैंड लेने लग जाती है, मतलब बहुत बड़े बड़े घूमने लग जाती है बहुत बड़े बड़े एरिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, मींडर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए इसमें दिखा है
पहले आपकी रिवर ऐसे थी, कभी ऐसे आ रही है, फिर दोबारा ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे 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 करके आगे जाती रहती है। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जब प्लेन एरिया है, बिल्कुल सीधा एरिया है, तो वो किसी ढलान की तरफ तो बढ़ेगी नहीं, दोनों साइड पूरा सिंपल एरिया है, तो इस तरीके से वो घूमती रहती है। और इस वाली रिवर को हम क्या कहते हैं, इस वाले फैक्ट को हम मिंडस कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अमंग द साइड्स ऑफ द मिंडर, द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। ठीक है, अब धीरे करके क्या होता है, जब कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है, अभी तक आपकी जो रिवर थी वो पहले माउंटेन से ऊपर से चढ़ती हुई आ रही थी, तो उस टाइम वो सॉइल बहुत सारे इकट्ठा करके लाई हुई, ठीक है, जब वो माउंटेन से आ रही थी तो माउंटेन पर तो ढलान भी अलग ही होता है, ठीक है, नीचे की साइड ढलान है, तो उस पानी के साथ साथ क्या आ रहा था, हमारा पानी के साथ साथ हमारा सॉइल भी आ रहा था, और सॉइल जब आ रहा था तब जब प्लेन एरिया में आ गई तब वो सॉइल आगे जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब पानी का प्रेशर कम हो जाएगा सीधा होने की वजह से प्लेन, ठीक है, तो वहां पे वो जो सॉइल था वो आपका वहीं नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब वो वहीं डिपॉजिट होने लग जाता है तो जो इस आपके एंड होते हैं, ठीक है, ये जो आपका एंड होता है, मतलब ये जो बाउंड्री होती है ये क्या होती है, आपकी बाउंड्री जो होती है ये पास आने लग जाती है, जब उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होने लग जाता है, आपका और सॉइल डिपॉजिट होने लग जाता है, तो ये जो आपकी बाउंड्री है ये क्या होने लग जाती है, आपकी रिवर के पास आने लग जाती है और आपकी रिवर का एरिया कम करने लगती है। In due course of time, the Minder loop cuts off the flow from the river and forms a cut off lake. अब कई बार इस चक्कर में क्या होता है, जब आपका ये जो बाउंड्री है ये रिवर को कम जगह देगी तो आपकी जो रिवर है वो ओवरफ्लो के बाहर आएगी, तो जो पानी होता है कई बार वो इस तरीके से, देखिए आपको फिगर 3.5 में जिस तरीके से दिखाया है, ठीक है, देखिए ये जूम करके दिखाता हूँ हल्का सा, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये जो आपकी फिगर है, कर्सर पर ध्यान रखिएगा, ये आपकी फिगर है और इससे आपकी रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है। जब आपका सॉइल यहाँ पे डिपोजिट होने लगा तो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया रिवर के वाटर के लिए, तो रिवर ओवरफ्लो हुई, जब ओवरफ्लो हुई तो इस तरीके से कई बार रिवर में क्या बन गया, इस तरीके से रिवर में कई बार इस तरीके का कट लग गया, ठीक है, यहाँ से पानी आना रुक गया और यहाँ से सूख गया बिल्कुल और सॉइल आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वाटर था थोड़ा सा वो ऐसे ही रह गया, तो इस टाइप का ये जो आपका वाटर रह जाता है, इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबोलिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सबोलिक कहते हैं, ये आपको ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप अंडरलाइन करिए। एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लोज इस बैंक्स, इस चक्कर में क्या होता है, कई बार जो आपकी रिवर होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है उसके बैंक से, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नियरबाई एरियाज, इससे क्या होता है, जो आसपास के एरियाज होते हैं उनमें फ्लडिंग होने लग जाती है, मतलब बाढ़ आने लग जाती है। As it floods, it deposits layers of fine soil and other material or sediments along its banks. अब क्या होता है, जब हमारी जो रिवर है वो फ्लड होने लग जाएगी, मतलब क्या होने लग जाएगी, फ्लड होने लग जाएगी, मतलब ओवरफ्लो होने लग जाएगी और बाढ़ सी आने लग जाएगी, तो जितनी भी उसमें फाइन सॉइल पार्टिकल्स थे, जितनी भी उसमें सॉइल इकट्ठा होके आया था, वो सारे के सारे और अदर मटेरियल जो उसमें आए थे, सेडिमेंट्स उन्हें हम कहते हैं, और वो उसके बैंक पर डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब उसके कॉर्नर कॉर्नर में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। दिस लीड्स दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फूड फ्लड प्लेन, ठीक है, इससे क्या बन जाता है, थोड़े टाइम बाद ही हमारा एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, और जो बहुत लंबे लंबे बैंक्स आपके बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, लीव्स, लीव्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम लेविस कहते हैं। ये देखिए आपको ये दिखाया गया है, ये आपके लेविस, लीव्स। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries, ठीक है। अब देखिए आपकी जो रिवर थी अभी वो इस तरीके से ऑक्सबो लेक और उसकी फॉर्म में चल रही थी, किसकी फॉर्म में, अभी आपकी मिंडा और ऑक्सबो लेक की फॉर्म में आपकी जो रिवर थी वो चल रही थी। अब लेकिन जिस तरीके से आपकी जो रिवर है वो सी तक पहुंची, ठीक है, उसी तरीके से धीरे करके आपकी जो स्पीड है वाटर की वो डिक्रीज होने लग जाएगी, और जो आपकी रिवर है वो कई सारी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बदल जाएगी, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए हमारी जो रिवर थी जो बहुत स्लो हो गई है उसकी स्पीड, जब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई तो रिवर देखिए आपकी ऐसे आते आते ऐसे आते आते कई सारी किसमें वो बढ़ गई, कई सारी स्ट्रीम्स में बदल गई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं।
अब आपकी जितनी भी रिवर थी ये आपकी कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बदल जाएगी, ठीक है, और आपके अलग अलग कट लग जाएंगे और ये अलग अलग रास्तों से कहाँ जाएगी, आपके सी में जाकर मिल जाएगी। कहाँ पे जाके मिलेगी, सी में, ओशंस में जाकर मिलेगी। द रिवर बिकम सो स्लो एंड इट बिकम्स टू डिपोजिट इट्स लोड, और रिवर फिर इतनी स्लो हो जाती है तो बच्चा कुचा उसने लोड अभी भी वो लिए चल रही होती है वो भी उसका डिपोजिट वहीं हो जाता है। The river becomes so slow that it begins to deposit loads. Every distributor forms its own mouth, the collection of sediments from all the mouths from a delta, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, आपकी हर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करती है, अपना अलग अलग से अपने सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पे रखते चलती है, और जितना भी आपका उसमें कलेक्शन होता है वो सब उसके माउथ पर, जहां से आपकी जो रिवर है वो ओशन में मिल रही होती है वहां पर डिपोजिट हो जाता है, और वहां पे हम उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिवर है वो आपकी न्यू लैंडफॉर्म से मदद करती है, क्योंकि जो आपका फिर सॉइल होता है वो जब जहां भी डिपोजिट होता है तो वहां पर कई बार उसकी वजह से एक नया लैंड भी बन जाता है, ठीक है, या फिर लैंड भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम पढ़ेंगे सी वेव्स का क्या रोल होता है हमारे लैंडफॉर्म्स को बनाने में। The erosion and deposition of sea waves give rise to the coastal landforms। अब ये जो erosion और deposition होता है sea waves का, ये भी coastal के landforms को बनाने में मदद करता है। Sea waves continuously strike at raw rocks। ये जो हमारी sea waves होती हैं continuously बार बार जब इन पर लहरें आती हैं तो वो बार बार इन रॉक्स से टकराती रहती हैं। क्रैक्स डेवलप, अब जब ये देखिए आपको रॉक्स दिखाई गई हैं, फीचर्स मेड बाय, अब जब ये रॉक से बार बार टकराती रहती हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका ये जो लैंड होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा वो होने लग जाता है, मतलब इसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। जब वो बार बार आपका सॉइल से टकराएंगी तो आपका जो रॉक्स हैं वो क्या होंगी, वो टूटने लग जाएंगी, उनमें क्या आएंगे, उनमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, क्रैक्स आने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ठीक है। सो ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, ठीक है, जब धीरे कर वो जो क्रैक्स बढ़ते जाती हैं वो क्रैक्स बढ़ती जाती हैं और थोड़े टाइम बाद ये बहुत बड़े और चौड़े भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बहुत वाइड और लार्जर, बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जो सी वेव्स होते हैं इनसे क्या होता है, बार बार क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप, ठीक है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, ठीक है। जब आपके जो रॉक्स पर बार बार जो आपकी सी वेव्स है वो लहरें बार बार जब आपके रॉक से टकराएंगी तो आपके रॉक्स पे क्या होंगे, क्रैक होने लग जाएंगे, ठीक, क्रैक होने लग जाएंगे। और क्रैक जब डेवलप होंगे तो उसके साथ साथ जब जितना पानी उन पर बार बार जाता रहेगा वो क्रैक्स उतने बड़े होते जाएंगे और लंबे होते जाएंगे, ठीक है। Thus hollow like capes are formed on the rocks। उससे क्या होता है, जब वो आपके जो क्रैक्स थे वो बड़े हो गए, लंबे हो गए,
तो उससे क्या हुआ, जो हॉलो लाइक केव्स मतलब खोखली जैसे हम कहते हैं ना, खोखली टाइप की केव्स आपकी उन रॉक्स पर बन जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये आपकी सी आर्च आपको अभी पढ़ेंगे हम इसे भी आगे क्या होते हैं आर्च, सी क्लिप वगैरह इस तरीके से। लेकिन आपकी जो रॉक्स हैं बीच में से कहाँ हो जाती है, खत्म हो जाती है और आपकी रॉक्स इस तरीके से हो जाती हैं। और आपका जो जितना भी जो बनता है आपको सॉइल होता है इन रॉक्स से बना हुआ, वो सब आपके सी के साथ बह जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड सी केव्स। अब जब ये होलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और अंदर से जो हमारी जो रॉक होती है वो क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। ठीक है, हॉल हो जाती है। तो तब ये हमें क्या बनती हैं, तब हमारे सी केव्स बनते हैं। ठीक है, ये तब हमारे सी केव्स बन जाते हैं। As these cavities become bigger and bigger, only on the roof of the cave remain, thus forming sea arches. ठीक है, जब ये और जो ये जो अंदर से भी हमारी होल तो हो ही गई रॉक, लेकिन जब ये और ज्यादा होल हो जाती है पूरी तरीके से फिर खत्म होने लग जाती है और ओनली ऊपर वाली इसकी ओनली छत बचती है। जैसे कि आपको ये दिखाया बीच का नीचे का इतना एरिया बिल्कुल खाली है, लेकिन साइड की दीवार और छत अभी भी बची हुई है। जब हम थोड़े टाइम बाद ही हमारे वो जो क्रैक्स होते हैं वो और बड़े हो जाते हैं और इस तरीके के हो जाते हैं, तब हमारी कैसी हो जाती हैं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं, सी आर्चेज कहते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। थोड़े टाइम बाद ही क्या हो जाता है, रूफ भी टूट जाती है और सारे ओनली की ओनली वॉल्स ही रह जाती हैं। ठीक है, these balls like features are called stacks, और इन फीचर्स को जो हमारे वॉल बन जाती है इसे हम स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आपको दिखाया है, इसे हम स्टैक कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। ठीक है, अब ये जो स्टीप रॉकी कोस्ट होता है, ठीक है, जो ऊपर का कोस्ट बनना होता है जो ऑलमोस्ट वर्टिकली डिपोजिट सेडिमेंट्स होता है अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। ठीक है, जो अब देखिए जो आपके आसपास की जो स्टीप रॉकी कोस्ट वगैरह होती हैं, ठीक, कोस्टल एरिया जहाँ पे बीचेस वगैरह आपको देखने के मिलती हैं, वो ऑलमोस्ट वर्टिकली हो जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वर्टिकली हो जाते हैं, तो सी वाटर के ऊपर होते हैं, तो वहां से क्या बनने लगता है, वहां से हमारी सी के लिए बन जाती है। वहीं पे जाकर वो जो आपके क्या होते हैं, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, वहीं पे जाकर वो आपके बीच में डिपोजिट हो जाते हैं, आपके बीच और बड़ी बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो सी वेव्स होती हैं, आपकी ये सी वेव्स काम करती हैं हमारे मतलब इसे बनाने में। ठीक है, अब हमारा अगला वर्क ऑफ आइस। अब किस तरीके से आइस वर्क करती है, किसे करने में, लैंडफॉर्म्स बनाने में। सो ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स क्या है, रिवर ऑफ आइस होती हैं, जो आइस से बनी हुई रिवर्स होती हैं। विच टू रोड द लैंडस्केप बाय bulldozing soil and stones to expose the solid rock blue। ठीक है, क्या होता है ग्लेशियर्स में, क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होती है, आइस की बनी हुई रिवर्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स हमारे बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, जो हमारे में लैंड मासेस जैसे दिखने वाले बड़े बड़े मतलब आइस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बहुत ही बड़े होते हैं और मेल्ट हो रहे होते हैं, उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये भी हमारे लैंडस्केप को रोज करते हैं, जब ये बुलडोजिंग करते हैं सॉइल में और स्टोन्स को करते हैं और सॉइल की जो रॉक होती है नीचे वाली उन्हें एक्सपोज करते हैं, मतलब उन्हें भी बहा के ये भी ले जाते हैं। ग्लेशियर्स केव आउट डीप हॉलोज देयर, वहां पे ग्लेशियर्स क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े डीप हॉलो कर देते हैं वहां पे, मतलब बहुत बड़े बड़े उनमें अंदर की साइड से छेद कर देते हैं। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains। और जैसे जैसे करके धीरे करके वो ग्लेशियर वाली आइस मेल्ट होती रहती है, उसी तरीके से वो वाटर में भर जाती है और वो धीरे थोड़े टाइम बाद एक ब्यूटीफुल सी लेक्स बना देती हैं माउंटेन्स में। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, big and small sand silt gets deposited, these deposit form glacial moraines। ठीक है, अभी जो मटेरियल होता है जो हमारे ग्लेशियर से जो कैरी करते हैं, ठीक है, जैसे कि रॉक्स हो गई हमारी छोटी और बड़ी रॉक्स, सैंड हो गया और सिल्ट जो होती है हमारी, वो वहां पे कहीं भी डिपोजिट होने लग जाती है माउंटेन से उतरकर और वहां पे वो ग्लेशियर्स मोरेन्स बना देते हैं, मोराइन्स। ठीक है, और ये आपका हो गया वर्क ऑफ आइस। ठीक है, अब आता है हमारा वर्क ऑफ विंड। अब विंड किस तरीके से वर्क करती है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई भी गया है 3.9 फिगर में, सेंड्यूसर भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हैव यू एवर विजिटेड फॉरेस्ट, क्या आप कभी फॉरेस्ट गए हो,
ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। अगर आप कभी गए हो या फिर नहीं भी गए तो आप ऑनलाइन सैंड ड्यून्स के पिक्चर निकालने की कोशिश कीजिएगा। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अगर हम एक्टिव एजेंट की बात करें इरोजन और डिपोजिशन का काम कौन करता है डेजर्ट में, तो वो कौन करता है, विंड हमारी करती है। In desert, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. आप डेजर्ट में जो रॉक्स होती हैं आप उन्हें मशरूम के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part। ठीक है, विंड्स क्या करती हैं, दरअसल विंड्स लोअर सेक्शन को ज्यादा क्या करती हैं, ज्यादा इरोड करती है अपर सेक्शन की जगह। मतलब जो ऊंचाई पे हमारे पहाड़ से बनने उन्हें वो नहीं पाएंगी, उन्हें वो इरोड नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले वो हमारी कैसे इरोड कर देती हैं, उससे पहले वो हमारे लोअर सेक्शन को इरोड करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी नीचे वैली सी बनती आती है और हमारे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। Therefore, such rocks have narrower base and wider top। तो उस टाइम क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें नैरोअर बेस होता है और वाइडर टॉप होता है। ठीक है, मतलब नैरो मतलब बहुत पतला पतला बेस होगा, आप देखेंगे तो बहुत पतला एरिया होगा जो बिल्कुल नीचे की साइड होगा। लेकिन अगर हम ऊंचाई की बात करें तो जो बेस होता है वो आपका बहुत वाइड होता है। कैसा होता है, बहुत चौड़ा होता है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another। ठीक है, जब ये जो हमारी विंड होती है, ये जब उड़ती है, ब्लो होती है, तो ये क्या करती है, लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, ये भी यहीं से हमारा इरोजन और डिपोजिशन कवर करती है। जब ये उड़ेगी विंड तो हमारी जो सैंडी सॉइल होता है, डेजर्टी सॉइल, ये बहुत ज्यादा हल्का होता है इस मामले में और बहुत जल्दी हवा के साथ उड़ता है। तो जब ये उड़ता है तो क्या होता है, ये उड़ता उड़ता विंड के साथ पहुंचता है और कहीं ना कहीं फिर दोबारा जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन द हिल। ठीक है, जब वो ब्लो होनी स्टॉप हो जाती है, मतलब विंड जो होती है आपकी स्टॉप हो जाती है चलनी, ठीक है, तो जो आपकी सैंड होती है वो फॉल हो जाती है, गिर जाती है नीचे और फिर डिपॉजिट हो जाती है एक लो हिल में, लाइक स्ट्रक्चर्स में, मतलब छोटी छोटी हिल सी बना देती है, वहां पे इकट्ठा हो जाती है वो एक इस टाइप के स्ट्रक्चर में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब देखिए आपको सैंड ड्यून्स दिखाए हैं, ये आपके पतले पतले से एरियाज बनने हैं और यहाँ पे देखिए आपकी ये देखे नहीं गोल गोल से, ये आपकी सारी की सारी डिपॉजिट सैंड जो उस टाइम हो गई थी। ठीक है, ये देखिए ये आप देख रहे हैं ऊपर ये इतना बड़े बड़े बन गए, ये सारी आपके सैंड ड्यून्स होते हैं जो आपके उस उड़ती हुई विंड की वजह से बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये अभी आपने पढ़ा था, जो विंड चलती है वो नीचे वाले एरिया को ज्यादा उड़ाती है ऊपर वाले एरिया की जगह। तो ये अगली बार ये जो ऊपर वाले सैंड ड्यून्स होते हैं ये तो नहीं होते, लेकिन उससे पहले जो नीचे वाला जो सॉइल होता है ये ज्यादा उड़ता है। ठीक है, ये भी आपको सैंड ड्यून्स के बारे में बता रहा था, आपको इंपॉर्टेंट है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances। अब जो सैंड की वो होती है हमारी ग्रेन्स, ये बहुत ज्यादा लाइट और फाइन होती हैं, बहुत हल्की, तो ये जो विंड होती है बड़े आराम से ना बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक कैरी कर पाती है। When such sand is deposited in large areas, it is called लॉइस। ठीक है, और जब ये जो सैंड होती है किसी लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉइस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस इज फाउंड इन चाइना। अगर हम बात करें जो हमें लॉइस मिलता है, ये सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलता है, हमें ये चाइना में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, चाइना में मिलता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कई चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ी, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है बहुत। सो ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 7 का। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4। So thank you for watching our video. Have